बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ मुल्तान में जनाब मैच की सीरीज़ होने जा रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के, और काफ़ी लोग जो है शायकीन नज़र आ रहे हैं, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं जिनको मैच का, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पर स्टेडियम सजने जा रहे हैं, एक अच्छी इंटरटेनमेंट, एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी होने जा रही है मुल्तान में। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं हमेशा एक बात अच्छी आप लोगों से शेयर करती होती हूँ कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ किया करें, अच्छे काम लाजमी किया करें। ये सोच कर नहीं कि इसका क्या हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि अगर आप किसी की मुश्किल हल कर सकते हैं, किसी की परेशानी को सुन सकते हैं और उसमें अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं, उसके मसलों को हल करने में आप समझते हैं कि मैं किरदार अदा कर सकता हूँ, तो ज़रूर अदा करना चाहिए इंसान को। और पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। नेगेटिविटी तो हर तरफ आपके रहती है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपने खुद को कितना पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिविटी फैलानी है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और जनाब हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन साहब, जो कि प्लास्टिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डीजी खान से स्पेशल आए हैं जी हमारे शो में, तो आज इनसे हम बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो डिफरेंट है। आज हम मोटापे पे भी बात करेंगे, आज हम लेज़र हेयर रिमूवर पे भी बात करेंगे, और साथ साथ जो है आज एक जो स्पेशली मैं समझती हूँ कि मेल्स में एक बीमारी है गायनिकोमेस्टिया पे आज हम बात करेंगे कि क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और इसके साथ ही नाजरीन, जो मैंने बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, ये है जी रीत रंग एल22 का। और इनका आपको पता ही है कि मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है, आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनसे तो बातचीत जो है वो जारी रहेगी, लेकिन चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ, आज नेकी की बात। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि इस मुल्क के पाकिस्तान की कदर करो। मैं हाथ जोड़कर हुकूमत वालों से, अपोजिशन वालों से दरख्वास्त करता हूँ, नफ़रत की सियासत छोड़ दो। इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। हमारी बेटियों ने अपनी इज्जत, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उसके बाद ये अजीम मुल्क हमें मिला है। आज जैसे हालात चल रहे हैं, खुदा की कसम हम अल्लाह के गज़ब को खुद दावत दे रहे हैं। इज्तिमाई तौबा करो, नफ़रत की सियासत ख़त्म कर दो। इस मुल्क के पाकिस्तान में ऐसे रहो जैसे कि एक घर में सारे भाई रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महब्बत की अजीम नेमत अता फरमाए और नफ़रतों को हमारे दिलों से ख़त्म फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और वाकई बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि ये हमारा जो प्यारा मुल्क है, ये बड़ी ही कुर्बानियों के बाद हमें मिला है, बहुत कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं और हमने इस मुल्क का ख्याल रखना है। जाहिर सी बात है, जब तक हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करेंगे, सब इकट्ठे नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो हमारे मुल्क की जो इस टाइम सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर सी है। उसको बेहतर करने में हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाएँ तो ये कह नहीं सकते कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। तो कोशिश करें, अपने मुल्क से प्यार करें, सब जो है एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत और खुशियाँ बांटने की कोशिश करें। बड़ी ज़रूरत है इस टाइम हमारे मुल्क को, हमारी, कि हम सारे जितने भी हमारे लीडर्स भी इवन, कि अगर वो भी इकट्ठे हो जाएं, यकजा हो जाएं और ये जो नफरतें हैं, एक दूसरे के साथ कदूरतें हैं, इनको ख़त्म किया जाए, तो मुल्क जो है हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो हम गायनिकोमेस्टिया के जो एक बीमारी है उसके हवाले से जान लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। गायनिकोमेस्टिया बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है जो कि मेल्स में पाई जाती है।
अक्सर इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। होता है बेसिकली होता ये है कि जो मेल्स के जो चेस्ट होता है उसमें फैट रह जाती है, और जब फैट रहती है तो वो एक प्रेजेंटेशन देती है कि एबनॉर्मेलिटी उसकी चेस्ट में आ जाती है, इट डज नॉट लुक लाइक अ मेल चेस्ट। और कुछ निपल्स के नीचे जो होती हैं उसमें कोई ब्रेस्ट डिस्क है या ब्रेस्ट ग्लैंड है वो मौजूद रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेल्स टी शर्ट्स कह सकते हैं या कोई उन्होंने को आउटफिट ऐसा पहनना है जिसमें शर्ट्स हैं, तो उनके लिए वो एम्बेरसमेंट बन जाती है। तो वो सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते, तो वो उसकी वजह से ना एक मेंटल और एक प्रेशर में आ जाते हैं और एक मेंटल उनका स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन ड्यू टू शाइनेस और आप सोसाइटी में नहीं मूव कर पाते, उसलिए बहुत सारे लोग उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, लोग छुपे। लेकिन कुछ लोग जो ट्रीटमेंट कराते भी हैं वो फिर छुपे छुपे ट्रीटमेंट कराते हैं ताकि लोगों को महसूस ना हो, फ्रेंड्स को महसूस ना हो कि हमें ये प्रॉब्लम थी। तो ये सिर्फ मेन रीज़न ये है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात है। जो नंबर 1 कॉज है ना वो है फिजियोलॉजिकल। उसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं लड़के वो स्टार्ट में मोटे थे और उन्होंने टाइम के साथ अपना वेट लूज़ किया। वेट लूज़ करने के साथ बॉडी तो उनकी लूज़ हो गई, फैट तो निकल गई, स्किन रह गई, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फैट रह जाती है, जैसे चेस्ट है, एब्डोमेन है, लोअर टमी है, उधर वो फैट जब रह जाती है तो वो फिर नहीं जाती। तो फिर ये अगर हम चेस्ट की तरफ जाएं तो इसका नाम है गायनिकोमेस्टिया। इसके अलावा बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स मौजूद हैं, उन ग्लैंड्स की हाइपर एक्टिविटी की वजह से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, इनके कुछ मिकदार हार्मोन्स की ज़्यादा होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सही। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसकी तशखीस करना ज़रूरी है ताकि एक बार हमें तो वजह भी पता मालूम हो जाए, और अगर वजह कोई भी नहीं होती तो 80% कॉज इसकी फिजियोलॉजिकल है। सही। तो फिर इसका ट्रीटमेंट यही है एंड में कि आपने इसका ऑपरेट सर्जरी ही करनी है? इसमें मैं समझता हूँ जी, लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं क्या ये फैट है या गायनिकोमेस्टिया है, ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ठीक है। अगर फैट है तो फिर निपल्स के नीचे आपको कोई भी किस्म की ना ब्रेस्ट डिस्क या कोई लंप या कोई चीज़, मोटी सी चीज़ महसूस नहीं होगी अगर उसको क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये फैट है तो फिर कुछ नहीं होता। अगर ये गायनिकोमेस्टिया है तो फिर आपको कोई लंप फील होगा और निपल्स की जो शेप है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी लंपी भी होगी और पाउटी होगी। ठीक है। वो खुद ही पेशेंट एडजस्ट कर लेता है कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर फैट है तो फिर तो हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं कि एक तो अपनी न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करें। पुराना कॉन्सेप्ट है डाइट प्लान का, नया कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशनल प्लान का। तो आपने डाइट नहीं करनी, आपने अपनी न्यूट्रिशन प्लान को एडजस्ट करना। उसकी वजह से एक तो आपकी कैलोरीज जब कम होंगी तो फैट जब कम होती है तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी पे फैट आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट करती है। दूसरा, हम पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। एक्टिविटी करें, अपनी जिम ज्वाइन करें। जिम में वो वाला एक्सरसाइज करें जिसमें आपका वेट लॉस होता है, नॉट मसल गेन। तो आप मसल गेनिंग एक्सरसाइजेस ना करें, वेट लॉस एक्सरसाइजेस करें। उससे फैट को डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है ब्रेस्ट डिस्क थी या नहीं। लेकिन अगर ये ब्रेस्ट डिस्क है तो इसके इलाज मेडिसिन नहीं है, इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। सही। तो अच्छा मैम, अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो आपने मेडिसिन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह आप रेकमेंड नहीं करते कि हर आपको सर्जरी लाजमी ही है? देखिए जी, गायनिकोमेस्टिया में हम वेरी क्लियर, इसमें मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। कि जो बंदे कहते हैं जी मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगा या वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। डोंट गो फॉर दिस, डोंट लेंड योर टाइम। अपने टाइम को फौरन से पहले इसको सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएँ। सही है। और जल्दी टी शर्ट लाइफ में आए। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जैसे बचपन में एक मोटापा हो जाता है, वो मोटापा आपका चाहे आप जिस तरह बड़े होते जाते हैं वो मोटापा आपका उसी तरह जो है वो फैलता जाता है। लेकिन आप अगर खाना पीना भी छोड़ दें लेकिन उसके बावजूद भी आपका मोटापा रहता है जी, उसका क्या हल है? देखिए, हमारा ना, हम मोटापे को ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि एक ओबेसिटी है जो कि नॉर्मल ओबेसिटी है, फिर एक उसे मॉडरेट ओबेसिटी है, फिर उसके बाद सिवियर ओबेसिटी है जिसके हम उसमें मॉर्बिड ओबेसिटी भी कह सकते हैं। अगर ये 3 कैटेगरीज में पेशेंट्स फॉल कर रहे हैं तो कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जैसे फर्स्ट स्टेज वाली, उसमें हम अपनी डाइट न्यूट्रिशनल प्लान से
और है। एक्सरसाइज प्लान्स के साथ, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशंस के साथ, और कुछ अपने जो कपड़े, इंसान अब नोट किया होगा जब इंसान मोटा होता है ना तो वो अपने कपड़े वो खुले पहनना शुरू कर देता है। बिल्कुल। आई थिंक वो खुले कपड़े पहनना जो ना कॉन्सेप्ट है उसको कट ऑफ करें, कटेल करें। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो हैं जी आगा ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अदीब भी हैं, शायर भी हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल? बस आजकल जो मुल्की हालात हैं, सब्र हो रहा है और धीरज हो रही है और शांति हो रही है। सही, मतलब हाँ, वैसे ही क्योंकि जो मुल्की सूरत हाल है, वाकई जो हर बंदे से आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या हो रहा है तो यही कहते हैं मुल्क के हवाले से कि हम बड़े परेशान हैं, तो एक सूरत हाल है। अच्छा, और इसके अलावा आपके काम वर्किंग के हवाले से भी जानना चाहेंगे, क्या चल रहा है? देखें, वर्किंग बिजनेस है मेरा, उसी को देखता हूँ। और ये चूँकि लिखना लिखाना एक सरिश्त में है और शुरू से लिखता आया हूँ, और लिटरेचर से एक दोस्ती भी है, मोहब्बत भी है। मेरा रोमांस है, पहला रोमांस लिखना है और पढ़ना है, तो बस वो ज़िंदगी के साथ चल रहा है। तो अच्छे लोगों को पढ़ना शुरू से सीखा है, तो जो टूटे फूटे अल्फाज हैं वो नहीं, अच्छे लोगों को पढ़े हुए वो हमारे पास भी हैं। कौन से आपके फेवरेट राइटर हैं जिनसे आप इंस्पायर हुए और फिर आपने लिखना शुरू किया? देखें, अगर आप नसर की बात करें तो कुदरतुल्लाह शहाब बड़ा नाम है, मुफ्ती साहब, मुमताज़ मुफ्ती, और उसके बाद फिर और बड़े लोग हैं लिखने वाले, लेकिन ये दो बड़े नाम हैं जो आपको उर्दू सिखाते हैं, उर्दू से प्यार सिखाते हैं। उनके शाहकार हैं जो दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। और जहाँ तक पोइट्री की बात है तो ऑब्वियसली इस अहद में अगर मीर तकी मीर के बाद और मीर अनीस के बाद अगर किसी ने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है लिटरेचर इन पोइट्री, दैट इज़ मोहसिन नकवी है, तो सबसे पहले हैं। लेकिन ज़रा ये कि अहमद फराज पॉपुलर शायर हैं, और इस तरह बड़े नाम हैं, कतील शिफाई हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो सागर सिद्दीकी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट, जो बरजस्तगी जो शायर की है और इस्तियारे का जो इस्तेमाल है, वो मोहसिन नकवी और सागर सिद्दीकी की स्पेशलिटी है। और बस बाकी फिर दुनिया का और अदब पढ़ना, वो भी ज़रा देखना पड़ता है। तो शायरी के साथ भी आपका काफ़ी लगा हुआ है? हमेशा। सही। अच्छा, हम अब बात कर रहे थे मोटापे पे। अच्छा, क्या इसकी वजह क्या हमें एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, किस तरह हम मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं? मोटापे से निजात तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। इस पे अगर आपके ना ओवरनाइट अगर आप अपना फैट को रिड्यूस कर लें, वो बहुत डिफिकल्ट है। इस वजह से जो क्रैश कोर्सेज होते हैं, मैं महीने में इतना वेट लॉस कर लूँ, 2 महीने वेट लॉस कर लूँ, लोग उसमें बहुत एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि हमने ये करना है 1 महीने के अंदर। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो 1 महीने बाद थक जाते हैं, और जब थकते हैं ना तो फिर वो जो रीबाउंड होता है ना तो फैट डबल आता है। तो मेक श्योर कर लें, जब आप ये प्लान करें कि मैंने अब अपना फैट लूज करना है, तो आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली इसमें डालना है कि हमने इसको एज अ रूटीन बनानी है लाइफ की। अगर आप 1 महीने 2 महीने में फैट रिड्यूस करके आगे नहीं चल पाते हैं, इसका मतलब है कि यू आर डूइंग प्रॉब्लम्स विद योर बॉडी एंड योर प्रॉब्लम्स विद योर ब्रेन्स एज वेल, क्योंकि आप सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं आ पाएंगे। तो मेरी सबसे है कि अगर आप कमिटेड तो फिर ये फैट रिडक्शन की तरफ जाएं, जिसमें न्यूट्रिशनल प्लान है और एक्सरसाइज प्लान है। उसके अलावा अगर आप नहीं कर पाते देन वी हैव द फैसिलिटी विद अस इन आवर सेटअप। उसमें हम सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिड्यूस करते हैं और नॉन सर्जिकली भी रिड्यूस करते हैं। कुछ नॉन सर्जिकल जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्लिमिंग ड्रिप्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ मशीन्स हैं जिसमें हम फैट को फ्रीज करके रिड्यूस करते हैं। ठीक है। और फिर आगे लाइपोसक्शंस हैं और फिर उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की कट वर्क आ जाता है। ये स्टेजेस हैं जिसके बेसिस पे हम मोटापे को लेकर चलते होते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है जी, बैरेटिक सर्जरी का। उसमें मोटापा है 200-250 किलो का, अगर पेशेंट है 300 किलो का पेशेंट है, बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। हाँ। उसमें फिर क्या किया जाता है, पेट के अंदर जाके
वो जो मैदा है उसको हाँ। छोटा कर दिया जाता है, जिसकी वजह अच्छा। से पेशेंट 1 या 2 नवाले या चंद नवाले खा लेता है। उसकी वजह से उसकी जो बकाया इश्यूज आ रहे हैं बॉडी के, कोमॉर्बिड कंडीशन से कहते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो भी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह ये हम उसको लेके चलते हैं। सारे स्टेजेस पे डिपेंड करता है। जैसे गायनोकोमेस्टी है, उसकी भी स्टेजेस हैं। ठीक है। स्टेज 1 है, स्टेज 2A है, 2B है, 3 है। ठीक तो है। हर कैटेगरी में का पेशेंट का इलाज फर्क है। उसमें लाइपोसक्शन भी आ जाती है और साथ ब्रेस्ट डिस्क की रिमूवल भी आ जाती है, ठीक और है। आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? क्योंकि लेकिन बहुत सारे लोग फिर घबरा भी जाते हैं कि अगर हम इस तरफ जाएंगे तो कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि मजीद कहीं सेहत खराब ना हो जाए। एग्जैक्टली, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन और एक कॉमन क्वेश्चन है कि पहली बात है, जब इंसान कोई चीज करने के लिए मूव करता है तो वो डरता जरूर है कि शुड आई टेक द स्टेप और नॉट। अगर वो स्टेप लेता है तो उसने सिर्फ ये ना समझे कि सिर्फ उसने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने कम से कम 6 मंथ्स की रैकी की होती है। बिल्कुल। गूगल का में ये फायदा हो गया है कि बहुत सारे लोग वहां से पढ़ के आते हैं और हमारी जो डिस्कशन होती है वो पॉजिटिव वे में चली जाती है। ये नहीं होता कि पेशेंट आज हमारे पास आया, डिस्कशन की, तो फिर 2 महीने बाद दोबारा कांटेक्ट करता है। फायदा हमें बहुत अच्छा होगा इंटरनेट का, पेशेंट डिस्कस करके आ होता है। अब क्या होता है, पेशेंट से वहां पे साइड इफेक्ट्स भी पड़े होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स पैनाडोल के सिंपल भी हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अगर पैनाडोल बंदा खाए बुखार के लिए, तो अगर वो जिगर पे इफेक्ट करती है तो इसका मतलब कोई बंदा पैनाडोल ही नहीं खा सकता। तो गूगल ने बेसिकली शुरू से 0 से लेके मैक्सिमम 100% तक सारे साइड इफेक्ट्स लेके होते हैं। तो आई थिंक कुछ चीजें नेगेटिव भी चली जाती हैं और कुछ पॉजिटिव भी चली जाती हैं। तो ठीक। टेक द पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिव को ना कंसिडर करें। जिसके साथ आप डॉक्टर से कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ एग्जैक्ट उस प्रोसीजर का साइड इफेक्ट पूछें। इन माय ओपिनियन, आई हैव बीन टू एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 10 ईयर्स। मैं 10 साल से प्रैक्टिस के अंदर हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है। इवन के पेशेंट हमारे पास ऑपरेट करा के सेम डे दे कैन ट्रेवल बैक टू द सिटीज, इवन आउट ऑफ कंट्री एज वेल। वाह। तो आपने अभी तक कितने केसेस आप कर चुके हैं गायनेकोमेस्ट्री? क्या समझते हैं कितनी इस टाइम है तादाद? गायनेकोमेस्ट्री, आई थिंक अगर सपोज एक घर में 4 मेल्स हैं, हाँ। तो एक को तो गायनेकोमेस्ट्री की प्रॉब्लम है। सही। इतना इसकी ज्यादा रेशो ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 1000+ केसेस कर चुके हैं। उसका हमारे पास वेबसाइट पे रिकॉर्ड भी अवेलेबल है, हमारे सोशल इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, सारा कुछ आप देख भी सकते हैं। तो आई एम होपफुल कि आप पेशेंट्स को मेरा एक मैसेज भी है कि डोंट टेक फियर ऑन योरसेल्फ, डोंट टेक स्ट्रेस। जब आपने करना है तो तो कूद फिर जाना हाँ जब आपने तहिया कर लिया कि अब मैंने ये चीज़ अपनी बेहतर करनी है तो उसको आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा सर, अदब के हवाले से भी थोड़ा सा बात करें। लोग आजकल अदब से दूर होते जा रहे हैं, किताबों से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? वेल, यहाँ एक कॉन्टीन्यूटी है, इस प्रोग्राम में आता रहता हूँ और अगर आप पुराने प्रोग्राम्स उठा के देखें तो मेरी एक स्टैंड बाय इसके ऊपर वो तकरीरें मौजूद हैं। हर बार यही आके कहता हूँ कि हम लोग लिटरेचर से बहुत दूर हो गए हैं। जब हम लिटरेचर से दूर होंगे तब हम नेचर से दूर होंगे। तो जब हम नेचर से दूर होंगे तो फेक और कॉस्मेटिक्स के करीब आएंगे, जो कि ऑफ कोर्स हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। जंक फूड आ गया जैसे, वैसे ही जंक अदब भी आ गया। टिकटॉकर्स आ गए और इस तरह की फजूलियात और ये सब चीज़ें आपके साथ हैं। तो लिटरेचर से दूरी ही है, किताब से दूरी ही है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में 50% एडिशनल प्रॉब्लम्स खुद बना चुके हैं। हमें जाहिर है कि आपका एक चाइल्डहुड का ज़माना और डॉक्टर साहब का भी, कि हमारे पास टाइम ही टाइम होता। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। क्यों? हम एंगेज हैं। हाँ। और उस एंगेजमेंट में हम ज़रूरी चीज़ों से दूर हैं। इसमें अगर डॉक्टर साहब का अगर देखें, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और अमेरिका का जो हॉट इशू है इस वक्त, जिससे अमेरिका लड़ रहा है, वो ना अफ़गानिस्तान है, तो ना इसराइल है, तो ना पाकिस्तान है, वो मोटापा है। जिससे अमेरिका का बाकायदा अरबों डॉलर का बजट सिर्फ मोटे लोगों को मेंटेन करने के लिए अमेरिका ने रखा हुआ है। इट मीन्स कि वो जंक से अटैच हैं। आप किताब बीनी या स्टडी करना या लिटरेचर पढ़ना, इससे जब आप दूर होंगे तो ऑफ कोर्स फिर इसके मसाइल, इसका आउटकम ये है कि हम एक तो नॉर्मल नेचर से जब दूर हो जाएंगे तो फिर हमारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए बनेंगे। लिटरेचर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस सेंस में भी है
कि हम इखलाकियात हमारा सबसे बड़ा मसला है इस वक्त आज, कि हमारी इखलाकी गिरावट इतनी बढ़ चुकी है और उसके पीछे भी जस्ट हम चूँकि गैजेट फ्रेंडली हैं और हम इजी वे की तरफ जा रहे हैं, हम लेटना बैठना और ये घंटों इस पे लगे रहना पसंद करते हैं, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ सारी महदूद हो गई। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हम लिटरेचर से बहुत दूर हैं। और पब्लिकली मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन योर मीडियाज़ कि आप लोग किताब की आदत डालें। जी बिल्कुल, इस पे हम मजीद बात करेंगे अदब के हवाले से, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हम बात कर रहे हैं मोटापे पर भी, अदब के हवाले से भी हमारी बात हो रही है। अच्छा सर, एक कॉलर हमारे साथ थे ब्रेक में, गायनीकोमेस्ट्रिया के बारे में वो जो है वो दोबारा से हमें बता दें ताकि जितने भी व्यूवर्स इस टाइम जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको पता चल सके ये क्या है। देखिए जी, अब व्यूअर्स के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ कि गायनीकोमेस्ट्रिया है क्या, गायनीकोमेस्ट्रिया की ग्रेड्स क्या होते हैं, उस ग्रेड के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के बाद उसका साइड इफेक्ट्स कोई है कि नहीं, और आपने मेरे साथ फॉलो कैसे करना है। ठीक है, ये 4-5 सवाल हैं जो हर मरीज पूछता है और उसी के बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। एंड आई एम होपफुल कि इस बारे में आप पेशेंट्स और जो सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, दे विल बी वेल एक्वेंटेड विद दिस नॉलेज। गायनीकोमेस्ट्रिया इज बेसिकली अ प्रॉब्लम जिसमें हम उसको क्या कह सकते हैं कि मेल्स के चेस्ट के अंदर फैट रह जाती है। वो फैट के नीचे होता ये है कि जो निपल्स हैं उसके नीचे ब्रेस्ट डिस्क या ब्रेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये फैट है या गायनीकोमेस्ट्रिया है। अगर फैट है तो फिर उस निपल के नीचे ब्रेस्ट डिस्क या कोई लंप सा महसूस नहीं होगा। वो जो फैट है वो एक्सरसाइज से और डाइट से चली जाती है। ठीक है, अब आ जाए गायनीकोमेस्ट्रिया। अगर लंप फील करते हैं तो वो गायनीकोमेस्ट्रिया को लेबल कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके ग्रेड्स के, ग्रेड 1 के सिर्फ आपको ऐसे लगेगा, अगर हम सपोज साइड एंगल देखते हैं पेशेंट का, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं साइड से, वो लाइन क्रॉस करती है हमारी चेस्ट के मिड से। ठीक है, अगर वो निप्पल जो है उस लाइन से ऊपर है और थोड़ा सा फैट मौजूद है, वो ग्रेड 1 में आता है। ठीक है, ग्रेड 2 में जो निप्पल 2A है और 2B है। 2A के अंदर ये होता है कि निप्पल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन उस पर स्किन की एक्सेस भी है, फैट भी ज्यादा है। ठीक है, तो पेशेंट हमेशा शीशे में ये चीजें देखता है। ग्रेड 2B के अंदर निप्पल जो है वो लाइन के ऊपर आ जाता है और स्किन एक्स्ट्रा और हो जाती है और ग्लैंड बड़ा हो जाता है। ग्रेड 3 में होता है निप्पल जो है उस लाइन से नीचे गिर जाता है और ग्रेड 4 में उसकी स्किन की भी एक्सेस, फैट की भी एक्सेस और ब्रेस्ट डिस्क भी बहुत ज्यादा होती है और अक्सर लैटरल एक्सिलरा के अंदर उसमें भी फैट चली जाती है। ठीक है, अब आप हर पेशेंट मेरी बात सुन रहा है वो इन 4 ग्रेड्स में अपने आप को क्लासिफाई कर ले। अब हर ग्रेड का एक ट्रीटमेंट लेवल है। ग्रेड 1 में हम सिर्फ लाइपोसक्शन करके उसको क्लियर कर देते हैं। ग्रेड 2A, 2B, 2A के अंदर भी लाइपोसक्शन की जा सकती है, लेकिन 2A, 2B, 3 में हम लाइपोसक्शन साथ ब्रेस्ट डिस्क रिमूवल लाजमी करनी है। सही। 4 में स्किन को भी रिमूव करना है। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। इसका हल सिर्फ ऑपरेशन है, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होता। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं फॉर 1 मंथ के लिए, तो इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, इमीडिएट रिजल्ट्स हैं इसके और आप इमीडिएट अपनी टी-शर्ट लाइफ में वापस आ सकते हैं। ठीक आप है, अपनी सोशल लाइफ को फौरन से पहले 2 डेज के बाद रीज्वाइन कर लें। कुछ हमने स्टिच जो किए होते हैं वो 14 डेज के बाद निकाले जाते हैं। ठीक है, और पेशेंट को एक कंप्रेशन गारमेंट दे दिया जाता है, वो 1 महीने में वो पहनता है। ठीक है, और 2 हफ्ते के बाद आके हमसे टांके निकलवा लें और एक मैक्सिमम 7 डेज के बाद आप ड्राइविंग भी करें। 1 मंथ के बाद आप एक्सरसाइज भी कीजिए, लेकिन मेरे साथ फॉलोअप में रहें। मेरी कोशिश होती है मैं पेशेंट को 6 मंथ्स 1 ईयर फॉलोअप में रखता हूँ थ्रू माई व्हाट्सएप और थ्रू माई कॉन्टैक्ट्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप टीवी से, टेलीविजन से आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं। ठीक तो आई एम होपफुल ये चीज़ें काफ़ी कंपैरिजन आपके लिए आ जाएगी। ठीक हो गया, हमें काफ़ी हद तक जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक पहुंच गई होगी। अच्छा, अगर क्या सुना रहे हैं आज आप? आज मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं सुनाऊंगा। आज थोड़ा मजाहिया? नहीं, मजाहिया नहीं, मैंने कहा शायद मजाहिया कुछ सुनाने लगे। मजाहिया भी नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, तो
चमन का ज़ौक़ मुझे सार सार करने लगा, हुसूले गुल तो मुझे खार खार करने लगा, और विसाले यार का सूरज गरी के बाहर हुआ, बिछड़ के पंछी वहां डार डार करने लगा, और शिकस्त फतह के मेयार अपने अपने हैं, वो जीत जीत तो मैं हार हार करने लगा। वाह। और जफा के तीर चले हैं वफा की तरकश से, तभी तो मैं भी मुझे मार मार करने लगा, और मेरा क़िताल मैं तुम पर हलाल करता हूँ, मेरा क़िताल मैं तुम पर हलाल करता हूँ, वो सुन के कत्ल मेरा बार बार करने लगा, और लिबासे हिर्सो हवस में घुटन ज़दा है हयात, लिबासे हिर्सो हवस में घुटन ज़दा है हयात, लिबास अपना मुझे तार तार करने लगा, और ये खामोशी ये सुकूते शबे तवील ज़ुहूर, ये खामोशी ये सुकूते शबे तवील ज़ुहूर, मैं हड़बड़ा के उठा यार यार करने लगा। वाह। मैं हड़बड़ा के उठा। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं जी, आलिया हैं रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी आलिया, कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो। जी जी, क्या कहना चाहेंगी आलिया? अपनी टीवी का वॉल्यूम। स्किन प्रॉब्लम है, स्किन पे बहुत ज्यादा हेयर हो जाते हैं, तो थ्रेडिंग की वजह से स्किन लूज हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर वैक्स भी करानी पड़ती है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था, क्या लेजर ट्रीटमेंट अच्छा है? ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं? डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? क्वेश्चन। हाँ जी, आई थिंक थैंक यू फॉर कॉलिंग, और इंशाल्लाह आपको इसका जवाब भी देते हैं। मेरे हिसाब से जी लेज़र ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट जो इस टाइम पे दुनिया में की जा रही है, और इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, और अपना जदीद से जदीद इलाज कराइए। वैक्स का और क्रीम्स का या थ्रेडिंग्स का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे ख्याल में बहुत सारी लेडीज़ इसको जानती भी हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेज़र से वो जो सारे प्रॉब्लम्स उनके हैं वो हल हो जाते हैं। ठीक है। और लेज़र से आई थिंक कि, बल्कि थिंक नहीं, मेरी प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि 30 to 50% बाल आपका मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और बकाया जो 50% है वो इतना नरम हो जाता है और ब्राउनिश हो जाता है कि इट गिव्स यू इफेक्ट ऑफ लेनूगो हेयर। जब बच्चा होता है आप देखें हल्के हल्के फूल होते हैं, हाँ। तो वो इफेक्ट आ जाता है। एक बाल आपका 10 डेज के बाद आता है, चाहे वो थ्रेडिंग करें चाहे वो वैक्सिंग करें। लेज़र से एक वक्त आता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आप सेशंस लेते रहते हैं हर महीने के बाद, तो वो ऑलमोस्ट जो है 6 मंथ्स बाल ही नहीं आता। एक वक्त ये भी स्टेज आ जाती है। सही। लेकिन आपको इनिशियली मंथली आना पड़ता है, फिर आप उसको मेंटेनेंस फेज में चले जाएं। तो ये मत समझिएगा कि अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, बाल आपके ख़त्म हो गए हैं, तो आपने अपनी ट्रीटमेंट छोड़ देनी है। उसको छोड़ना नहीं है। इसके 2 फेजेस हैं। ट्रीटमेंट फेज मिनिमम 8 सेशन से 15 सेशंस, और मैक्सिमम जो है ना 15 तक जाते हैं। उसके बाद आप इसको मेंटेन कर लें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद। लेकिन वो रहता है, मतलब आप करते रहते हैं उसको? वो करना होता है। अच्छा। वो करना मकसद वाला क्या होता है, पहले ये चीज समझ लें कि क्या लेजर बालों के लिए है या लेजर रूट्स के लिए। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट। हम लोग जब ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, लोग कहते हैं जी वो बाल तो उड़े नहीं है, लेजर तो करा के आ गए। वो गलत कॉन्सेप्ट है। बाल अगर उड़ जाए, उस लेजर से खत्म हो जाए, वो एडिशनल है। लेकिन लेजर का मेन मकसद है रूट्स को, जड़ को खत्म करना, बिल्कुल ऐसे, उसकी हीट एनर्जी को खत्म करना। अब पहले वो बाल बहुत थिक था, क्यों? उसकी रूट में खून की सप्लाई बहुत अच्छी थी। जब हमने लेजर किया, हीट एनर्जी की उसको, तो वो खून की सप्लाई कम हुई और बाल की जो रूट थी वो पतली होना स्टार्ट हो गई। सही। वो रूट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डीप से फिर ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करती। जब ऊपर की तरफ आती है, स्किन की तरफ, तो एक तो पतला बाल हो जाता है और दूसरी उसकी सर्वाइवल कम हो जाती है। तो इसलिए उसको बार बार करेंगे तो वो रूट जब पतली होती है उसके बाद शॉर्ट लगती है तो वो डैमेज हो जाती है। अच्छा, क्या रीजन है वैसे? बहुत मैंने काफी खवातीन को देखा ये प्रॉब्लम जो है, आपके चिन पर बाल आ जाना और पूरे आपके जैसे मेल्स की जो है बियर्ड का आ जाना, उसी तरीके से आ जाते हैं और बड़े हार्ड
बाल होते हैं जिसकी वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या रीजंस हैं, क्या समझते हैं क्यों होता है ये? मैं समझता हूँ जी टॉप रीजन जो इस टाइम पे है ना फॉर दिस हेयर, दैट इज दी हार्मोनिक इम्बैलेंस। वो एक बहुत बड़ी रीजन है। और दूसरा अभी सर से भी आगा साहब से भी डिस्कशन हुई कि वो अदब से तो हट गए हैं लेकिन वो उसकी तरफ आ गए हैं गैजेटरी की तरफ। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपके अंदर, वो चीजें, वो एनर्जी नहीं है कि आप मूव करें, फिजिकल एक्टिविटी हो। जब आप फिजिकली एक्टिविटी में आएंगे तो बहुत सारी बॉडी का जो इम्बैलेंस हुआ होता है वो बैलेंस की फॉर्म में चले। तो मैं आपको सजेस्ट ही करता हूँ, एक तो हार्मोन्स का अपना जरूर चेक करा लें, बहुत सारे मसले मसाइल उससे भी हल हो जाते हैं। दूसरा आपका मोटापा, ओबेसिटी, अपनी ओबेसिटी, यस वन ऑफ द रीजन कि आप अपनी ओबेसिटी को भी कंट्रोल कीजिए। ठीक है। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कीजिए। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे लाजमी, क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनसे तो बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अपने चलते हैं सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। जी नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं तो मिलंगा पे बात करेंगे। आपको पता है ये गर्मियों की बड़ी अच्छी सौगात है, गर्मियों में बड़ा लोग इसको पसंद करते हैं। इसका मशरूब जो है, इसका शरबत बनाकर लोग जो है वो गर्मी में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बताऊं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है तो ये दूध के मुकाबले में इसमें ज़्यादा जो है 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन सी जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है, और ये पोटाशियम और ओमेगा 3 से भरपूर है। ऑर्थराइटिस के दर्द में जो है ये आपको रिलीफ देता है बहुत ज़्यादा। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं जनाब। नींद को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करता है, मुख्तलिफ किस्म के जिस तरह कैंसर है उससे आपको ये बचाता है। एक तो ये बड़ा ही आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। अगर आप देखें जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो लोग जो है इसका शरबत बनाकर पीते हैं, वो आपकी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। और जिस तरह अभी हम मोटापे पर बात कर रहे थे कि जिस तरह मोटापा हो जाता है, इसमें वज़न में कमी लाने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको रात को पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह जो है मुंह निहार इसको पिया जाए तो ये बड़ा ही आपके लिए हेल्दी है। और इसके साथ साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमारे स्किन, यहाँ की मुल्तान की गर्मी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उसके वजह से हमारे स्किन के ऊपर भी जो है ना बड़े मसाइल रहते हैं। एक्नी हो गए, रिंकल्स हो गए, आपकी छाइयाँ हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपका स्टमक जो है वो हेल्दी होगा तो आपकी स्किन भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और बड़ी ग्लो करेगी। अगर हम बात करें कि जिस तरह वज़न में आपको मैंने बताया कि उसमें किस तरह कमी ला सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इसबगोल के छिलके के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, डिफरेंट इसमें डिज़र्ट में भी जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आपने कस्टर्ड बना लिया है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ आपकी जो खाने पीने की अशियाँ हैं उसमें अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत में कितनी बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा अच्छी ग़िज़ा खाएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं और जो है अपने आप को फिट रखें, बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब से भी जानते हैं कि तुख्म लंगा जो है वो कितना सेहत के लिए अच्छा है। तुख्म लंगा जी बेसल सीड्स हैं बेसिकली, आई थिंक उसको कहते हैं। तो ये आपने जो उसकी अफादियत बताई है, इट्स नो डाउट इट्स परफेक्ट। हम ये दो चीज़ें तो रिकमेंड भी करते हैं लोगों को कि आप एक तो इसबगोल जो है, जो हस्क है, वो लाजमी लें, और साथ ये वाली सीड्स जो है इसको भी इस्तेमाल कीजिए। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी हैं, वेट लॉस प्लान भी है, आपको जो है ना रिफ्रेश भी रखता है। और एक नई चीज़ जो नो डाउट स्किन की जो भी चीज़ें, तभी तो ये चीज़ें बहुत ऐड हो गई हैं। डाइट प्लान्स की जगह न्यूट्रिशन प्लान को लाया जाए। हाँ। तो ये चीज़ें सारी हम ऐड कराते हैं इन द न्यूट्रिशन प्लान में। अगर क्यों होता भला क्या, जब बंदा वेट लॉस कर रहा होता है तो सबसे पहले दो चीज़ें इफेक्ट होती हैं, एक स्किन और दूसरे बाल। बिल्कुल। एक हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है बंदे को और दूसरी स्किन डालू स्टार्ट हो जाती है। अगर ये चीज़ हम डाइट प्लान में करें तो हम ये दोनों चीज़ें फेस करते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल प्लान में जाएं तो हम ये बाल भी अपने बचा लेते हैं और हम स्किन को रिफ्रेश भी रख लेते हैं। तो ये चीज़ें आपकी परफेक्ट है, हमें ऐड करना चाहिए। और व्यूअर्स को भी लाजमी तुख्म लंगा और इसको बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये आपकी जो आपकी नेचुरल चीज़ें हैं ये आपको बड़ा फ़ायदा देती हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करें। लेकिन कुरान में जो चीज़ मेंशन की गई है ना, आप उनको अपनी लाइफ में लेके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस में ऑलिव ऑयल को और शहद
जो हनी है, स्मॉल हनी बी, उसको मैंने अपनी प्रैक्टिस में शामिल किया हुआ है। डीजी खान में मैंने पायनियर किया कि हनी की ड्रेसिंग की जाए, कि जख्म के ऊपर हनी लगा के उसकी पट्टियां की जाए। अच्छा, तो वो मैंने कॉन्सेप्ट दिया डीजी खान में। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हाल है कि हर डिस्पेंसर जो है वो हनी ड्रेसिंग ही कर रहा है। अच्छा, क्योंकि कुरान में मेंशन है, रिसर्च है इसके ऊपर, शहद में शिफा है, बिल्कुल। अच्छा आगा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे अदब के हवाले से कि लोग अदब से दूर होते जा रहे हैं, क्या बेहतरी ला सकते हैं? किस तरह दोबारा से अपनी अदबी महफिलों को सजाया जा सकता है और लोगों को जो है वापस, हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल है उनको अदब की तरफ लेकर आएँ कि वो बजाय कि और एक्टिविटीज़ में हों, अदब के साथ जुड़ जाएं? देखिए, सबसे पहले जो जिसे हम एनवायरनमेंट बनाना कहते हैं, माहौल साजी, शख्सियत साजी जिसे हम कहते हैं, हम एक दिन में कोई भी काम ना अडॉप्ट करते हैं ना उसके आदी होते हैं। लिटरेचर अगर आप देखें, हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, हर गली में 2-4 इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और वो लाखों रुपए ले रहे हैं। मैं लास्ट टाइम भी मैंने बाकायदा उन इंस्टीट्यूट्स को एड्रेस करके यूँ हाथ जोड़ के उन्हें कहा था, भाई लाख रुपए महाना जब ले रहे होते हो तो 5,000 की किताबें भी ला के रख दो उधर अपने इंस्टीट्यूट के किसी कोने में। हमने आपके चाइल्डहुड की या नौजवानी की बातें, हमारे घर में 3-3, 4-4 तरह के रिसाले, मैगजीन्स, डेली न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें आ रही थी, हम इन्हें पढ़ रहे थे, हम अटैच थे। तो हम इनसे दूर हैं। हमें एजुकेशन जब हम देने जा रहे हैं तो हमने एक बिल्कुल जैसे जंक फूड, जैसे जंक शायरी, वैसे जंक एजुकेशन हम दे रहे हैं कि डिग्री बराए डिग्री का हम फेंटा लगा रहे हैं और डिग्री बराए डिग्री की दौड़ लगा रहे हैं। हम उसमें ऐड करें, हम वो इन्वायरमेंट बनाएंगे तो अगले 5 साल बाद शायद हम किताब की तरफ वापस आए। हम कुरानियात से दूर हैं और इतना दूर हैं कि अल्लमान अल-लफीज़। और डॉक्टर साहब जैसे शहद की बात कर रहे हैं कि मैंने शहद से ट्रीटमेंट शुरू किया। 5,000 साल पुराना शहद भी ममीज़ के साथ जो पड़ा हुआ था वो अपनी सही हालत में पड़ा हुआ। तो अब हमने कैसे ये सब चीज़ें लेनी है? तोफ मलंगा पर आपने अभी बात की है, कितना इम्पोर्टेंट है। और हम सबसे पूछे यहाँ बैठे हुए लोगों से, कभी खाया? नहीं जी, कभी नहीं खाया। बर्गर का पूछे, हाँ जी कल खाया था। सो जब हम इन चीज़ों से, मतलब हमने अपनी लाइफ को यूं कर लिया। हमें लिटरेचर पे काम करने के लिए इंस्टीट्यूट्स पे काम करना होगा, इदारों पे काम करना होगा। पहले ऑफिसेज में लाइब्रेरीज होती थी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में बाकायदा एक लाइब्रेरी सेक्शन होता था और उसमें मुझे याद है हम बड़े शौक से वहाँ से किताबें लिया करते थे, उन्हें पढ़ा करते थे। और मेरे लिए बड़ा एक लाहौर में स्टार्ट में हफीज़ सेंटर के ज़माने में गोयथे इंस्टीट्यूट होता था। जी बिल्कुल, हफीज़ सेंटर के साथ गोयथे इंस्टीट्यूट एक यूरोपियन कंट्री का एक इंस्टीट्यूट था। और मैं यानी बड़ी तगो-दो करके लाइब्रेरी तक पहुंचता था कि यार लाइब्रेरी मेरे हाथ आ जाए। वो इन्वायरमेंट्स खत्म हो गए हैं। हमें उनको लाने के लिए रूट्स से काम करना होगा। बच्चों को हम कहानियों। अच्छा, सोशल मीडिया भी तो आपकी लाइफ में यूं समझ लें आसानी, जिस तरह डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, गूगल एक ऐसी प्लेटफॉर्म आया है कि आपको हर चीज़ वहाँ पर, अब इवन कि आपकी बुक्स भी अगर आपने पढ़नी है, अगर आपने कुछ इस तरह की कि आप लाइब्रेरी नहीं पहुँच सकते, तो आप बुक्स जो हैं वो आप गूगल पे सर्च करके आप अपनी फेवरेट बुक भी पढ़ सकते हैं। देखिए, टेंजिबल जो बुक है ना, खुदा ने अगर किताब की कस्में खाई हैं और खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें किताब दे रहा हूँ, मैं तुम्हें किताब दे रहा हूँ और मैं तुम्हें किताब दे रहा हूँ, इट मीन्स कि ये किताब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के साथ एडजस्टेंट है। आप एक बुक ले लें, उसकी स्टडी कर लें, एक आप अपने मोबाइल से कोई आर्टिकल पढ़ लें, आपको बुक वाला मटेरियल याद होगा, क्योंकि आपकी जो इसके साथ मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन है वो फ्रेंडली है। और उसमें आप देखें कि हम इससे दूर हैं। अब दूसरा, अगर आप यूज़ करते हैं, से आप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ मीडियम्स यूज़ कर, आप टिकटॉक यूज़र हैं सपोज, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जब तक आप उसकी स्क्रीन के सामने 1 घंटा मेकअप नहीं करेंगी आप जाएंगी नहीं। तो आपकी जो मतमा नज़र है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो आउटलुक्स हैं, मटेरियल नहीं है। बिल्कुल, हमें दोबारा वापस बुक्स की तरफ आना होगा, आना चाहिए हमें। हमने
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास बहुत मुख्तसर सा है, आपसे सुन नहीं सके, बहुत कुछ रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो लाजमी आपसे सुनेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सईद अख्तर साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन साइंसेज BZU मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बड़े अरसे बाद इनसे आज मुलाकात होने जा रही है। नहीं, आज हमारा इस मुतलका दिन भी है, आज फूड सेफ्टी डे है, और हमारा यहाँ पे आना जो है एक बड़ा फितरी सा अमल है। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर फरत अली साहब, जो कि साबिक फार्मर डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप दोनों को। और इसके साथ ही नाजरीन, आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है 7 जून को, तो आज इस हवाले से इनसे जानेंगे कि किस तरह हम अपने फूड को जो है सेफ्टी की तरफ लेके जा सकते हैं, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, हेल्दी फूड कौन सा है जो हमें खाना चाहिए। और इस दिन का हवाले से भी जानना चाहेंगे कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है। बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये एक मौका फराहम किया जिससे मैं अपने आवाम के साथ बड़े अहम मौजू पे बात कर सकता हूं। आपका जहां तक सवाल का ताल्लुक है कि आज का दिन पूरी दुनिया में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पे क्यों मनाया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 600 मिलियन लोग यानी 60 करोड़ लोग किसी न किसी तरह गलत या कंटेमिनेटेड फूड खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उनमें हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख लोग लुकमा जल बन जाते हैं सिर्फ खुराक की वजह से। जब दुनिया में इस हद तक इस मॉर्टेलिटी है या इस हद तक अमवात होती हैं और इस हद तक बीमारी है, तो दुनिया की जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया कि हम पूरी दुनिया को इस बारे में बताएं कि फूड सेफ्टी या महफूज खुराक का इंसान की सेहत और जिंदगी में क्या रोल है। जब दिन की बात करते हैं तो दिन का मतलब है कि आप तक भी पैगाम पहुंचे, मुझ तक भी, और अदारे इस पैगाम को फैलाएं। तो आज का दिन बुनियादी तौर पे इसलिए है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि महफूज खुराक इंसान की सेहत का लाजमी जुज़्व है और इसके बगैर अच्छी सेहत का तस्वुर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ये पैगाम है बुनियादी तौर पे आज के दिन का। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि आम आदमी को महफूज खुराक के हवाले से जानने होती क्या है। जब हम कहते हैं कि कोई भी खुराक या कोई भी फूड महफूज है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो खुराक आप खा रहे हैं वो कोई भी किसी किस्म की, क्या वो जरासीमों से पाक है, क्या वो केमिकल से पाक है, क्या उसमें कोई और इस तरह के पार्टिकल्स तो नहीं है जो आपकी सेहत को खराब करें, या कोई इस तरह के उसमें हैजर्ड्स तो नहीं है, टॉक्सिन तो नहीं है जो आपको बीमार भी कर दें और खुदा न खास्ता आपको मौत की तरफ भी ले जाएं। आपको जैसे मैंने बताया है कि हमारे मुल्क के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनमें जितनी अमवात होती हैं उसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन अमवात की शरह हमारी जो मैंने पहले बताई है उससे कहीं ज्यादा है ये डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि सिस्टम में कमजोरियां होती हैं। इसको हम कहते हैं कि कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सर्विलेंस नहीं है, कोई डाटा कलेक्शन नहीं है जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि हमारे मुल्क में कंटेमिनेटेड या आलूदा खुराक खाने की वजह से इतनी अमवात होती हैं और इतनी जो है बीमारियां फैलती हैं। ठीक है ना? तो इस हवाले से ये। और दूसरी बात यहाँ ऐड करता जाऊँ अगले सवाल से पहले कि जब कोई भी अमूमन ये गुर्बत ज़दा इलाके जो होते हैं या गुर्बत ज़दा कम्युनिटीज होती हैं उनमें फूड बॉर्न डिजीजेज, खुराक से पैदा होने वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं। उसका क्या इम्पैक्ट आता है जब एक घर का फर्द फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाता है, कंटेमिनेटेड फूड, तो वही कमाने वाला होता है, उस पर भी डिपेंडेंट। अब उसकी घर की इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो जाती है। दो काम होते हैं, एक वो काम पे नहीं जा सकता, दूसरा ये कि उसको बीमारी के लिए पैसे भी चाहिए। तो जब उस घर की इकोनॉमी खराब होती है, पूरी माशरत
वो गुर्बत बढ़ती जाती है। इस तरह ये विशियस साइकिल जो है ये कभी भी टूटने नहीं पाता, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेशनल इकोनॉमी पे भी आता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अच्छी सेहत किसी मुआशरे में इस बात की ज़ामन होती है कि वो मुआशरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी तरक्की करे और दूसरे मैदानों में भी आगे बढ़ सके। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज जो है वर्ल्ड डे बनाया, फूड सेफ्टी डे। देखिए, एक इंसान की सेहत बड़ी डायरेक्टली रिलेटेड है उसकी खुराक के साथ, और जो आजकल की बड़ी अलार्मिंग डिजीजेज हैं लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीजेस, liver diseases, kidney diseases, by some means or other, directly or indirectly, they are related with the food intakes. The way we are taking our food, the way we are just going away from the normal physical activities, no exercising, late night meals, सो जाना, सुबह के नाश्ते देर से करना, कोई खाने का स्केड्यूल नहीं है, फिर कुछ नहीं पता कि कितनी कैलोरीज डेली ले रहे हैं, कितनी बर्न कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है। दूसरा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज अ बिग कम्युनिकेशन गैप बिटवीन डाइटिशियंस एंड डॉक्टर्स। अब एक बात देखिए, जिस तरह डायबिटीज है, अब एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डायबिटीज में डॉक्टर उसको चेक करता है, दवाई लिख देता है, 2 टेस्ट करवाता है, उसको दवाई लिख के दे देता है कि आप ये टैबलेट खाएं। वो पूछता है मैंने खाना क्या है, वो एक चार्ट उठा के उसे पकड़ा देते हैं कि ये रेड वाले नहीं खाने, येलो वाले कम खाने हैं, ब्राउन वाले इतने खाने हैं, लाइक दिस। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसने क्या लेना है और कितना लेना है। यहाँ डाइटिशियन का एक रोल आता है, जो कि पूरी दुनिया में इसको माना गया। पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू डू विद ऑल द पेशेंट्स हु आर कमिंग और लीविंग द हॉस्पिटल। हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। बदकिस्मती हमारे हॉस्पिटल ज्यादा हमारे आबाद है। अब आप ये देखें कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करे और एक डाइटिशियनिस्ट उसको एक प्रॉपर डाइट प्लान दे अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी वेट और अकॉर्डिंग टू हिज डिजीज, तो आई टेल यू डॉक्टर का काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ मेरा ख्याल है कि ये कम्युनिकेशन गैप should be reduced between doctors and dietitians, which will be helpful overall for both the doctors and for the community. बहुत जरूरी है हमारी इस टाइम जो है ना सेहत के बहुत ज्यादा इस हवाले से I tell you कोई काम नहीं है। मतलब still both are afraid of each other. Doctors are afraid of dietitians and dietitians are afraid of doctors. It should be this gap should be reduced and properly. मतलब overall अगर हम देखें ना तो मेरे ख्याल में किसी भी पेशेंट को ये बहुत, आप ये देखें एक जनरल फैक्ट है, अल्लाह माफ फरमाए, आप भी कभी बीमार हुए होंगे, कभी डॉक्टर के पास गए तो पहला क्वेश्चन नुस्खा लिखवाने के बाद क्या होता है, मैंने खाना क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये तो इस दिन के हवाले से आज बात हो गई। साथ ही आपसे सर मैचेस होने जा रहे हैं, इस टाइम सीरीज होने जा रही है। आज वेस्ट इंडीज की टीम पहुंच चुकी है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का आमना सामना होगा। क्या समझते हैं, एक दफा मुल्तान में ये सीरीज होने जा रही है, बहुत लोग शौक, मतलब मुल्तान के लिए हम प्राउड फील कर रहे हैं कि यहाँ पर सीरीज होने जा रही है, इंटरनेशनल मैचेस होने जा रहे हैं। लेकिन अबव ऑल जो मतलब थोड़ा सा फनी आई वुड लव टू से कि हमने वेस्ट इंडीज को लगता है जून में बुलाया कि उनको हमने भून के वापस करना है। अच्छा, मैं भी कल वैसे सर यही सोच रही थी कि इंतहा गर्मी जो है ना इस टाइम शदीद गर्मी पड़ रही है। जो लास्ट जहां तक मुझे याद पड़ता है 2008 April was the last time once an international team कोई मुल्तान में आई थी, एंड दैट वाज बांग्लादेश जिसने लास्ट टेस्ट खेला था। यानी 14 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आया। वेस्ट इंडीज वो लास्ट टीम थी जिसने आखिरी वनडे मुल्तान में खेला था, यानी लास्ट वनडे जो मुल्तान में हुआ था, दैट वाज वे बैक इन 2006, प्रॉबेबली नवंबर 2006 में वेस्ट इंडीज ने यहाँ वनडे खेला था। यानी 16 साल बाद वेस्ट इंडीज मुल्तान आई है और 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मुल्तान में वापस आई है। बिल्कुल ऐसे। अब जहां तक है टीम कंपैरिजन का सवाल, तो टू बी वेरी फ्रैंक, नो कंपैरिजन। ये जो टीम वेस्ट इंडीज की आई है ना, मैं एक सिंपल बात करूं कि बचूंगड़े हैं।
सही, नो मैच, एब्सोल्युटली नो मैच एट ऑल। मतलब इसमें से अभी देख लें कि 3-4 उनके मेन प्लेयर्स जो इस वक्त थे वो नहीं आए, जो इनके साथ थे, मसलन इनका जो कप्तान था वो नहीं आया, उसको प्रॉब्लम है, एक का बच्चा होने वाला वो नहीं आया, एक और नहीं आया। ठीक है। अब पोरन ही इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन आप ये देखें कि सारी यंग टीम है। ठीक है। फिर इनमें हैवी वेट्स कोई भी नहीं है। क्रिस गेल हैज गॉन, एंड्रे रसेल इज नॉट प्लेइंग, देन ब्रेथवेट जिसने इनको एक जितवाया था, वर्ल्ड T20 जितवाया था, ही इज नॉट इन दैट। डीजे ब्रावो नहीं है, उसका भाई एक है डीएम ब्रावो, वो नहीं खेल रहा। फिर इसमें एक पोलार्ड है, ही इज नॉट अराउंड। तो इस टीम का कोई मैच नहीं है एज फार एज पाकिस्तानी टीम इज कंसर्न। ये है एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, एक चीज है कि जो हमारे लिए खुश आइंदा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज बैक इन मुल्तान, इन पाकिस्तान। दूसरे ये अब वो लोग अपने जो क्रिकेट इरा वेस्ट इंडीज ने गुजारा है ना जी, प्रॉबली आप तो बहुत यंग हैं, ये सही मानों में ये किंग थे। अब ये वाली टीमें तो बेटा उसका साया भी नहीं है। सही। दे आर नॉट इवन शेडो ऑफ दैट टीम, नॉट इवन शेडो ऑफ दैट टीम विच वाज इन अर्ली 80s और इवन लेट 80s तक थी। ये तो बेटा जस्ट एक अब इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज दे हैव गॉट द टेस्ट स्टेटस, दे हैव गॉट दैट, तो उसको अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं। एंड आई होप कि आई वुड लव कि वेस्ट इंडीज उसी ताकत में वापस आए, बिकॉज एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज टीम का इंटरनेशनल सर्किट में होना क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान टीम के हवाले से क्या कहना चाहिए? दे आर स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव गॉट गुड बेंच स्ट्रेंथ, इनके पास बहुत अच्छी है, बॉलर्स के हवाले से भी, बैट्समैन के हवाले से भी। प्रेजेंट जो आपका कप्तान है बाबर आजम, मतलब ही इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट अमंग द बैट्समैन नाउ डेज इन द वर्ल्ड। और माशाल्लाह तमाम जो फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है ही इज परफॉर्मिंग ओवर देयर, और बहुत ही टेक्निकली बड़ा साउंड क्रिकेटर है। सबसे बड़ी बात है लेवल हेडेड है, डाउन टू अर्थ है, झुका हुआ सर है। ये चीजें मेरे ख्याल में, बाकी अल्लाह उसको नजर बस से बचाए, ये चीजें। और फिर उसके साथ जो दूसरा बच्चा है दैट इज रिजवान, वो भी बहुत ही लेवल हेडेड बंदा है। दोनों की माशाल्लाह जब ये दोनों खेल रहे होते हैं तो तो बड़ी कि इस किस्म के जो लोग हैं ना, वो दोनों चीजों के लिए बेहतर है, गेम के लिए भी, ओवरऑल कम्युनिटी के लिए भी। अब ये देखेंगे, अब ऑस्ट्रेलियन टीम आई है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्लेजिंग करती है, सबसे ज्यादा वो फील्ड पर गालियां भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। बट आप हैरान होंगे, जो पिछली सीरीज गई है, दे वर वेरी वेल नेटेड विद पाकिस्तानी टीम, दे वर कटिंग जोक्स, दे वर फीलिंग एट होम, और इतना आपस में पाकिस्तानी टीम का, जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा इंपैक्ट गया है। और ये बड़ा जरूरी था, बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल आई थिंक सो देयर विल बी अ गुड मैच इन अ सेंस के क्रिकेट है। हाँ। और एक बात और याद रखिए, जो यंग लोग आते हैं ना मैच में, वो फियरलेस होते हैं, जो काफी अच्छे से खेल होते हैं ना। जिस तरह अगर मैं हूं तो मुझे डॉक्टर साहब का पता है, मुझे इनसे बात करने से पहले आई विल थिंक कि यार ही इज अ लेजेंड, मैं बात करने से पहले सोचूंगा। लेकिन एक नया बच्चा आएगा ना, उनके लिए नॉर्मल आदमी होंगे। हाँ। तो जो नए खेलने वाले आते हैं ना, उनके लिए वो कोई लेजेंड नहीं होता सामने, वो फिर बड़ी फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। तो इस लिहाज से आई थिंक सो कि वेस्ट इंडीज विल प्ले फेयरलेस क्रिकेट एंड अ गुड मैच विल। मतलब आप समझ रहे हैं कि बड़ा अच्छा टाकरे का मैच इंशाल्लाह मैच होने जा रहा है। ओवरऑल क्रिकेट के लिए अच्छा है बेटा, क्रिकेट के लिए अच्छा है, मुल्तान के लिए अच्छा है। और फिर एक चीज और, क्रिकेट अब इट्स नो मोर क्रिकेट, इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री है, राइट। फिर ये हमारे मुल्क में ना एक साइन ऑफ यूनिटी भी है लोगों का। एक आप ये देखें कि आप 100 डिप्रेशन में हो, एक मैच पाकिस्तान जीत जाए तो ईच एंड एवरीबॉडी, आइदर रेडी वाला या टॉप लेवल पे बैठा हुआ ग्रेड 22 का ऑफिसर है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो एक ना आप ये देखें सारे एकदम यूनाइट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, जब मैचेस हो रहे होते हैं तो फिर सबने इकट्ठे बैठना और एक टाइम स्पेशली निकाला जाता है मैच के लिए। और फिर एज ए देखें, गेम्स हर हवाले से बहुत ही पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव जेस्चर जाता है। पाकिस्तान के हवाले से भी इस बार कहती हूँ खेलों को बड़ा फरोग देना चाहिए, जैसे क्रिकेट है, बाकी जो हमारे और गेम्स हैं, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, इस तरह भी हमें आने की बड़ी। पाकिस्तानी बड़ी वाइब्रेंट नेशन है, बहुत पोटेंशियल वाली नेशन, बहुत ही पोटेंशियल। यकीन माने
मतलब मैं एक बात करूं ना कि देयर इज नो मैच टू आवर कंट्री, देयर इज नो मैच टू आवर पीपल, देयर इज नो मैच टू आवर नेशन। अच्छा सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये पूरी दुनिया मानती है। बस ये कभी है कि हम लोगों को अभी उजागर अपने आप को करने की बड़ी जरूरत है कि हमारे अंदर ये सब चीजें मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। नेचुरली टैलेंटेड लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली टैलेंटेड लोग हैं, एक्सेप्शनल पीपल वी हैव गॉट। बिल्कुल। अच्छा जी सर, फूड के हवाले से भी जानना चाहेंगे। एक तो फूड सेफ्टी, तो हमने इसको डे को मनाने का मकसद हमने व्यूअर्स के साथ शेयर किया। फूड सेफ्टी है क्या? फूड सेफ्टी का मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि जो खुराक आप तक पहुंच रही है, क्या वो तमाम आलूदगियों से, आलाइशों से और ऐसे अज्जा से पाक है जो आपको बीमार कर सकते हैं। बस इसकी सादा तरीन डेफिनेशन। लेकिन अभी हम जैसे सब्जियां और फल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो हमारे बहुत ही, अब देखें गंदे नालों से जो है वो सब्जियां तैयार हो रही हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से आपकी बात को और ज्यादा वाजे करना चाहूंगा कि घर के अंदर एक खातून खाना है जो किचन के अंदर काम कर रही है, उसका रोल जो है फैमिली की हेल्थ में बहुत पाविटल और बड़ा फंडामेंटल रोल है। अब वो इतनी अवेयर है, इतनी आगाह है चीजों से कि वो अपनी फैमिली के लिए एक सेफ फूड या एक महफूज फूड तैयार करे। अब वो अमूमन यहाँ पे क्या होता है ये समझने की, और ये मेरा पैगाम है उन खवातीन के लिए जो घरेलू सतह पे महफूज खुराक अपने खानदान के अरकान तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया में महफूज खुराक को इंश्योर करने के लिए 5 बुनियादी असूल हैं जो कि खवातीन को घर के अंदर जरूर याद रखने चाहिए। पहला असूल ये है कि वो घर के अंदर किचन को भी, अपने आप को भी, यूटेंसिल्स को, काउंटर्स को, जो नाइफ्स हैं उनको, जो बर्तन हैं उनको साफ सुथरा और सैनिटाइज रखें। दूसरा एक काम जो अमूमन हमारे यहाँ होता है जिसकी वजह से क्रॉस कंटामिनेशन होती है कि जो कच्ची खुराक होती है या अनकुक्ड होती है उसको कुक्ड के साथ किसी सूरत में भी मिलाप नहीं होना चाहिए क्रॉस कंटामिनेशन में। अगर चिकन आया है तो चिकन के लिए बर्तन, उसके लिए कांटा, छुरी, उसके लिए प्लेट, सब चीज अलग होनी चाहिए और वो पकी हुई खुराक के साथ किसी सूरत में भी टच ना हो, ना फ्रिज के अंदर ना फ्रिज के बाहर। सही। तीसरी बात जो है ये है, यानी सब्जियां हैं, गोश्त है, फ्रूट्स हैं, ये। तीसरी बात ये है कि जो भी फूड है उसको अपने अंदर जरासीम से महफूज रहने के लिए एक खास दर्जा हरारत की जरूरत है। दूध है, आप दूध को 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लेके जाएंगे वो खराब हो जाएगा, आपको नजर भी नहीं आएगा, खराब होगा, उसमें माइक्रोब्स पैदा होंगे, आप पिएंगे, आप फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, ड्रिपें लगेंगी, पैसा लगे। सिर्फ इतनी सी बात है। कुछ फूड्स ऐसी हैं जिनको हम बाहर भी रख सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है, इस तरह के वेजिटेबल्स हैं, उनका टेम्परेचर निस्बतन। कुछ फूड्स ऐसी हैं आपको उनको फ्रोजन ही रखना पड़ता है। आप मीट को यानी गोश्त को और पोल्ट्री को आप फ्रिज में 1 दिन से ज्यादा भी नहीं रख। तो खवातीन को इन बातों का जो है किचन के अंदर ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या हम इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारी खानदान की सेहत की जामिन है। दूसरी बात यह है फैमिली की सतह पे, हाउस होल्ड की सतह पे, पूरे मुल्क में जहां तक ताल्लुक है, हमारे यहाँ आप देखें इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है। ये पिछले 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई, अब साउथ पंजाब में भी इसके बहुत एस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे। मसला ये है कि ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, इन ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वेंडर्स की ट्रेनिंग, रेडियो वाले की ट्रेनिंग, होटल्स की ट्रेनिंग, बड़े रेस्टोरेंट्स की ट्रेनिंग, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग, और छापे भी मारते हैं, सैंपलिंग भी करते हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट सामने नहीं आया। अगरचे हम आगाज से लेके अब तक कोई ना कोई इंप्रूवमेंट जरूर होगी, लेकिन प्रॉब्लम इतना मैसिव है, बड़ा है कि हमें टोटल सेफर फूड को इंश्योर करने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि फूड सेफ्टी को गवर्नमेंट को जिस तरह दूसरी इमरजेंसीज हैं, हेल्थ की इमरजेंसीज है, एजुकेशन की इमरजेंसीज है, फूड सेफ्टी को एक इमरजेंसी के तौर पे लेना पड़ेगा और इसको अपने एजेंडा में, पॉलिसीज में प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तरजीहात में शामिल। क्योंकि एक बात को यकीनी तौर पे हमें
महसूस कर लेना चाहिए कि दुनिया में आज तक जो कौमें सेहत के एतबार से लो प्रोफाइल में हैं, जिन मुआशरों में अफराद की सेहत अच्छी नहीं होती, वो दुनिया में कभी लीडर्स नहीं बन सकते, वो कभी इकोनॉमिक ग्रोथ उन कंट्रीज की नहीं होती। लिहाजा हमें इस पे हेल्थ और फूड को, न्यूट्रिशन को फोकस करना पड़ेगा। ये इस्लामाबाद में बैठे हमारे पॉलिसी मेकर, साउथ पंजाब में बैठे पॉलिसी मेकर, उनको फूड सेफ्टी को, फूड एंड न्यूट्रिशन को अपनी तरजीहात और अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए फंड्स एलोकेट होने चाहिए, इसके लिए बजट एलोकेट होना चाहिए, अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने चाहिए, रिसर्च सेंटर्स बनने चाहिए। आम आदमी को इसका इदराक होना चाहिए। मुझे आप एक मिसाल देती हूँ। मैं टीवी पे बैठता हूँ, मैं जरा थोड़ा सा ब्लंटली बैठता हूँ, मैं 6 बजे बैठता हूँ, मैं 9 बजे तक 10 बजे तक टीवी देखता हूँ मिसाल को, मुझे एक सिंगल मैसेज वहां से ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें जो व्यूअर है वो इस बात को देख ले कि यार इस मैसेज से मुझे सेहत के हवाले से कोई पैगाम मिला है, मुझे अपनी फूड के हवाले से कोई पैगाम मिला है, कुछ नहीं नजर है। वहां डिबेट चल रही है, पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। महंगाई इतनी है, आप ये देख लें, महंगाई का एक तूफान आया तो उसमें हर बंदा परेशान है। एग्जैक्टली। अब ना थोड़ा सा देखें, इसमें हमें आज से 16-17 साल पहले मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि टीवी पे आप एक हांडी का निशान देखते थे, एक हाथ होता था, उसमें पैगाम लोगों तक पहुंचाया गया कि जी आयोडीन मिला, नमक इस्तेमाल करें। जब हमने महसूस किया कि आयोडीन की कमी की वजह से ग्रोथ भी कम रह जाती है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, दिमाग कॉग्निशन नहीं होती, गवर्नमेंट ने उन्होंने टीवी पे मीडिया कैंपेन शुरू की। उस वक्त पूरे मुल्क में आयोडीन मिला नमक जो है 1% 2% लोग नहीं खाते। आज ये 50% अर्बन पॉपुलेशन, इससे भी ज्यादा जो है आयोडाइज नमक खाती है। आपके घर में भी आयोडाइज नमक आता होता है, डॉक्टर साहब आपके घर में भी आता हो। ये कैंपेन से आज हम इस मकाम पे, इसी तरह हमें फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इसके हवाले से हमें कैंपेनिंग करनी होगी। कौमों में इसी तरह तरक्की होती है और अदारों का यही काम होता है। तो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को जो है पर्टिकुलरली और साउथ पंजाब की सतह पे इस पे डेलिब्रेशन होनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, लोगों को, अदारों को, स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और इश्यू को एड्रेस करना चाहिए। अभी कल ही मैं एक सोशल मीडिया पर जो है टीवी पर देख रही थी कि कल हमारे यहाँ पे फूड अथॉरिटी वालों ने भी एक्शन लिया। यहाँ पर मिलावट शुदा चीज़ें जो हैं वो पकड़ी गई कि एक तो जैसे हमारी लाल मिर्च हो गई, उसमें मिलावट की जा रही है, दूसरा आपकी जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें आपके मिलावट की जा रही है। तो जी मैं इंटरप्ट करूंगा। सर ने बहुत अच्छी बात की ना, बहुत ही। अब देखें, देयर आर 3 मेन थिंग्स: मेकिंग ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, देन अबाइडिंग बाय द लॉ। हमारे यहाँ आप अगर बुक्स उठा के देखें ना, दुनिया जहान के कवानीन आपको मिलेंगे, दुनिया जहान के सख्त तरीन कवानीन मिलेंगे। इम्प्लीमेंटेशन 0, अबाइडिंग बाय द लॉ 0। हम ना खाली हम हर चीज का एक बड़ा आसान होता है फिंगर पॉइंट आउट कर देना कि गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। हम हर लेवल पे खुद जिम्मेदार हैं, हर लेवल पे खुद जिम्मेदार है। अबाइडिंग बाय द लॉ किसने करनी है? हम सब डंडे वाली कौम है। अब जिस तरह आप फरमा रही हैं, कल पकड़े गए, आप बताएं इनको कितनी सजा होगी? सबसे पहले तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी का एमएनए, एमपीए को, आर्मी को कुछ कोई वाकिफ होगा, वो छूट जाएगा। सजा क्या होगी? 15,000 जुर्माना, 20,000 जुर्माना। वो दोबारा आके वही चीज बेचेगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल। उसका क्या फायदा उसको? अब आप यही देखें, यूएई में एडल्ट्रेशन इन द फूड, यू नो सजा क्या है? सजाए मौत है। और हमारे यहाँ पर यूके में पकड़े जाए, आपकी तमाम चीजें बैन है। हमारे यहाँ क्या है? बैन नहीं किए जाते। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है फूड पे और साथ साथ मैचेस पे भी बात कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह अभी स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, पिचेस के हवाले से भी जानना चाहेंगे, किसके फेवर में जा रही है? स्टेडियम, मुल्तान का स्टेडियम खैर माशाल्लाह वन ऑफ द वेरी बेस्ट स्टेडियम एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, विद बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज के साथ है। और वनडे की पिचेस के लिहाज से दे आर ऑलवेज स्पोर्टिंग विदाउट एनी ग्रास, एब्सोल्युटली फ्लैट पिचेस। उसकी 2 ही वजूहत होती हैं कि आप बैट्समैन को ज्यादा फेवर करते हैं
और जो जितने अब T20 के या वनडे के रूल्स हैं, अगर आप ये देखें तो ये तमाम के तमाम बैट्समैन के फेवर में हैं। आइदर आपके पावर प्लेज हैं, आपके दायरा का रूल है, कहीं भी बॉलर को फेवर नहीं किया गया, उससे उसके बाउंसर का हक भी छीन लिया गया। एक बाउंसर आप करा सकते हैं, आप सर के ऊपर से बॉल नहीं गुजार सकते, आप डाउन साइड लेग साइड नहीं जा सकते, ऑफ स्टंप से बाहर नहीं जा सकते। तो बेसिकली जितनी वनडे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, ये तमाम की तमाम बैट्समैन फेवर्स में है। ठीक है। लोग चौके छक्के देखना चाहते हैं, ऊंची लंबी शॉट्स देखना चाहते हैं, तो वो इस लिहाज से ये आप भूल जाएं कि पिचेस जो हैं दे विल बी एब्सोल्युटली फ्लैट, या आम अल्फाज में कहें कि डेड पिचेस होंगी या स्पोर्टिंग पिचेस होंगी। ठीक है। फॉर द बैट्समैन स्पेशली बॉलर को जान मारनी पड़ेगी, लाइन लेंथ पे अपनी बॉल करेंगे, बैट्समैन को फंसा के खिलाएंगे डिफरेंट वेराइटीज के साथ। मतलब दैट इज द वेरी सिंपल आंसर एज फार एज दीज वनडेज और T20 आर कंसर्न। सही। ये एक सिंपल सी बात है। अच्छा, थोड़ा मुल्तान की क्रिकेट के हवाले से भी जानना चाहेंगे, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है? देखिए, मुल्तान की क्रिकेट, आई टेल यू, मुल्तान ने हमेशा, मैं पहले मुल्तान की क्रिकेट मैं अब आया हूँ तो मेरी स्पेशल ये होगी कि अल्लाह की पाकज़ात, हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स दुनिया से चले गए, जिसमें आमिर बशीर है, फरहान जमान है, जुल्फ़कार है, शहबाज डोगर है, जो हाजी यूनुस साहब हैं, जिनकी मुल्तान में बड़ी खिदमात थी। आमिर बशीर इसमें तो एक ऐसा क्रिकेटर था विच वाज ऑलवेज नॉकिंग एट द डोर ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ये दुनिया से चले गए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह की पाकज़ात इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह मियां इनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। मुल्तान की क्रिकेट बेटा कभी भी एक आज़ाद क्रिकेट नहीं रही है। इतना बड़ा शहर होने के बावजूद मुल्तान के क्रिकेटर्स खुद से अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सके। पहले ये साहिवाल के मोहताज थे, मियां बशारत साहब होते थे, वो एक बहुत बड़ी फिगर थे, नो डाउट बड़े स्पोर्टिव थे, उनके पीसीबी में खासी से थी। जिसने पाकिस्तान क्रिकेट खेलनी होती थी वो साहिवाल जाता था, मियां बशारत साहब से, उनके क्लब से राब्ता करता था। इवन इंजमाम जो वर्ल्ड लेवल का बैट्समैन बना, उसको भी ऊपर वाले लेवल तक आने के लिए बिस्कुट फैक्ट्री साहिवाल का सहारा लेना पड़ा, फिर लाहौर शिफ्ट हुआ, फिर वो ऊपर आया। सही। फिर उसके बाद ये वाला सेंटर उकाड़ा शिफ्ट हो गया, मियां मुनीर साहब के पास शिफ्ट हो गया, बशारत साहब की डेथ हो गई, फिर ये उकाड़ा शिफ्ट हो गया। जो एक दुख के साथ बात कहनी पड़ती कि मुल्तान इतना सब कुछ होने के बावजूद मुल्तान के लोगों ने अपनी आवाज पीसीबी में नहीं बनाई। मुल्तान में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड क्रिकेटर्स हैं जो कुछ गुर्बत की वजह से, कुछ स्पोर्ट ना होने की वजह से अपने आप को उस लेवल तक रिप्रेजेंट नहीं कर सके। फिर आती है बोर्ड की पॉलिसीज। अब रमीज राजा के आने के बाद बोर्ड की पॉलिसीज कुछ इस लिहाज से बेहतर हुई है कि शायद क्लब क्रिकेट को कोई स्पोर्ट मिल जाए। अदरवाइज आई टेल यू, मुल्तान क्रिकेट बोर्ड खुद तो करोड़ों रुपए की सैलरीज भी देता है, फंड्स भी देता है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जिस तरीके से क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए और स्पेशली क्लब क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए, वो कभी भी नहीं रहा है। सिर्फ एक वोट का हक दे देना, आके सिक्योरिटी कर लेना, 20 क्लब सिलेक्ट कर लेना, उनको कहना दीजिए आपको वोट का हक मिल गया। उस वोट के हक को हमने चाटना है कि जब आप बेसिक कोई भी चीज आप उनको ना दे पाए, उस वोट के हक को क्या करना है? तो क्या करना है? जिसने भी क्रिकेट खेलनी है वो बेचारा अपने दम पे खेलता है। फिर मिन्नतें तरले होती हैं, फिर लाहौर शिफ्ट होता है, कराची शिफ्ट होता है, कुछ बंदे बगड़ता है। मुल्तान ने बेहतरीन क्रिकेटर्स पैदा किए हैं, रिजवान सत्तार है, जावेद अलियास साहब हैं, यहाँ जाकिर थे, ये वो लोग थे, रफीक जुमादीन, आपने ये नाम भी नहीं सुने होंगे। यहाँ फैसल होते थे, ही हैड बीन इन MBA डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक, ही वाज वन ऑफ द वेरी बेस्ट बैट्समैन, आई टेल यू, वेरी बेस्ट बैट्समैन। वो नहीं खेल सके, राइट? अब देखें मुल्तान में, मैं फिर कहूंगा आपकी उम्र छोटी है, आपको नहीं पता होगा, मुल्तान में काल पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था MCC में, जिसमें सारे पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स आके खेला करते थे। वन ऑफ द वेरी रिनाउंड टूर्नामेंट इन मुल्तान, जिसमें तिल धरने को जगह नहीं होती थी MCC ग्राउंड में। इट इज नो मोर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 15 years गॉन आउट ऑफ द विंड। यहाँ पे वो नहीं रहा। मुल्तान में बेस्ट एक टूर्नामेंट एक हमारे प्रोफेसर जावेद साहब थे, उन्होंने होल्ड करवाया था सिटी लीग के नाम से, विच वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द वेरी बेस्ट टूर्नामेंट। बस वो फिर अपनी मसरूफियात हुई, 2 टूर्नामेंट हुए, वो खत्म हो गया।
अब प्रैक्टिकली जो क्रिकेट है ना मेरा बेटा, वो अब क्लब लेवल पर है, लेकिन आई डोंट नो कि इस वक्त उसके लेवल्स क्या हैं। जब तक एक प्रॉपर स्पोर्ट नहीं होगी, ग्राउंड आबाद नहीं होंगे। अब बेटा ग्राउंड आबाद होते हैं मोबाइल टेलीफोन पे बैठ के, टैब्स पे और कंप्यूटर पे। और जो बच्चे ग्राउंड में आते हैं वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते जितने जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं जो इन लोगों ने की है। बिल्कुल ऐसे तो ऑब्वियसली ग्राउंड से दूरी भी एक अच्छी चीज नहीं है। मुल्तान क्रिकेट अब कहते हैं कि समझते हैं कि जिस तरह अभी हमारे ग्राउंड में जितना फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, इवन कि हमारे स्कूल्स में भी अब ग्राउंड्स नहीं रहे कि जिस तरह बच्चों को ग्राउंड्स मिले तो बच्चों को खेलने का मौका मिले, तो कुछ हमारी चीजें जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो। आपसे पूछता हूँ, मुल्तान में कितने स्कूल्स हैं जिनके पास ग्राउंड है? नहीं है 3 या 4 हैं। प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो उन्होंने घरों में बना लिए हैं। और जो प्राइवेट स्कूल नहीं है, वो एक कोठी में खुले हुए कमाई के जरिए हैं। बिल्कुल, जहाँ बच्चे कमरे में बंद होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। अब यूनिवर्सिटी देखें ना, या मुल्तान पब्लिक स्कूल देखें, आपका होता है देयर आर ह्यूज ग्राउंड्स कि आप जाएं, आपका बच्चा को फिजिकल एक्टिविटी तो करेगा। मुस्लिमाई स्कूल होते थे, मिल्लत स्कूल था, आपके आम खास बाग स्कूल था, मतलब दौलत गेट स्कूल थे, इवन लासाल स्कूल है, जिनके पास अपने ग्राउंड से जब बच्चे बाहर निकलते थे गेम फैसिलिटीज थी। बिल्कुल आपके पॉजिटिव लोग बाहर आते थे। अब बेटे आपकी जो आ रही है बर्गर आ रहे हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मतलब हम लोग इस चीज को एडमिट करते हैं। मतलब वो चीज हमारी नहीं है। जब नहीं होगी, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। हाउ यू कैन गिव अ वेरी स्ट्रांग नेशन, वेरी स्ट्रांग पीपल टू द वर्ल्ड? तो वही अभी हमारे अब्बा जी भी अक्सर यही कहते हैं कि तो तुम ब्राइलर हो आप लोग, आप लोगों फार्मी हो, मतलब आप लोगों को थोड़ी सी भी चोट पहुंच जाए तो आप फौरन से जो है ना आप बिस्तर पे लेट जाते हो, आपको बुखार हो गया है तो आप हफ्ता 2 हफ्ते पड़े हुए हो उसी चीज में ही चले जाते हो। तो हम लोगों ने तो पता है बड़ी सख्तियां काटी हुई हैं, बड़ी चीजें देखी हुई हैं, फेस काटा हुआ, लेकिन अभी हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी है क्या? फिजिकल एक्टिविटीज जो अभी देखें, डॉक्टर साहब हैं, मैं हूँ, इससे पहले मेरे एक बहुत मोहतरम डॉक्टर साहब तशरीफ रखते थे। मैं एक ओपनली बात कर रहा हूँ, हम एयर कंडीशन घर के एयर कंडीशन कमरे में से निकलते हैं, 10 कदम चलते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी रुकती है, फिर उसमें से निकलते हैं, 10 कदम चलते हैं, एयर कंडीशन कमरे में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे फिर एयर कंडीशन कमरे में 6 या 7 घंटे गुजारते हैं, फिर निकलते हैं, फिर सेम इसी रूटीन में फिर बाहर आ जाते हैं। हमारी बॉडी ने कौन सी ऐसी स्ट्रांगनेस पानी है इस तमाम माहौल में से? तो फिर वही बात है। अभी आप डॉक्टर साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे, आपने कभी सुना था 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया? आपने कभी ये सुना था कि 11 साल की बच्ची के पित्ते में पथरियां हो रही हैं? बिल्कुल ऐसे। आपने कभी सुना था कि 20 साल या 18 साल की उम्र में रीनल फेलियर हो गया, किडनी, उसको लिवर डिजीजेज हो गई? वजह टका के खुराक खाना, रात को 12 बजे खाना खाना, उसके बाद सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर वही इतनी लंबी लंबी कोक की बॉटल्स और सारा कुछ। वेयर लाइज द हेल्थ नाउ? खाने पीने की मतलब ये देखें ना, अब ये हैं आज इनके पास एक फूड डे मनाया जाएगा, पूरे सब लोग उधर आएंगे, बैठ के फूड पे बात करेंगे, सारा कुछ होगा। व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? आप टीवी खोल के देख लें, इश्तिहारात कभी आपने देखे हैं टीवी पे? कोक, पेप्सी, इसके इश्तिहार आते हैं। आपने कभी ये देखा कि ये वाला आए कि ये वाली खुराक खा लें, सेहत के लिए अच्छी है? जाहिर सी बात है, हम लोग अब इतनी उसमें गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी वो जो है सेहत भी जरूरी है, जाहिर सी बात है। और साथ साथ जिस तरह हम बात करें कि हम अपने सेहत को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, खेलों को किस तरह फरोग दे सकते हैं कि ताकि हम वापस अपनी हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ आ सकें, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह हम हेल्दी फूड की बात कर रहे हैं, किस तरह हेल्दी फूड होना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं आप माशाल्लाह से। तो मैं अपनी आपके सवाल के जवाब से पहले डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि जो फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे थे, उसमें एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है ये है कि किसी शख्स के लाइफस्टाइल को देखना है कि ये कितना एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो उसका ये देख लें कि वो अपने एक दिन में कितने स्टेप्स लेता है, कितने कदम चलता है। हमारा लिटरेचर, हमारी किताबें ये बताती हैं
कि अगर कोई शख्स 5000 स्टेप्स डेली लेता है तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल इनएक्टिव लाइफ है इसकी। जो 7000 स्टेप्स डेली लेता है हम कहते हैं इसका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, इतना अच्छा नहीं है। एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो 10,000 स्टेप 10,000 स्टेप्स एवरी डे अगर आप चलते हैं, और जब आप 10,000 स्टेप्स को आप कंप्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ माइल्स, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो 5 से 6 किलोमीटर डेली बन जाते हैं एंड इट टेक्स यू अराउंड 45 to 50 मिनट्स टू कवर दिस डिस्टेंस। अब आप इस बात को फैला लीजिए कि आप अपने पे, मुझ पे या किसी पे कि कितने लोग सुबह आपको वॉकवेज पे नजर आते हैं, आपको मैदान में नजर आते हैं, और कितने लोग। ये मैं बुनियादी तौर पे बात ये करना चाहता हूं डॉक्टर साहब की बात कि जिस मुआशरे के अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरह की हो जाती हैं कि आप मोबाइल पे हैं, डिजिटाइज्ड वर्ल्ड का हिस्सा बन गए हैं, और उस मुआशरे के अंदर खेल के मैदान जो हैं वो वीरान हो जाते हैं और हॉस्पिटल्स आबाद हो जाते हैं। ये सादा सी बात है। दूसरी बात आपका ये सवाल है कि हम अपनी किस तरह ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी खुराक बेहतर है हमारे लिए और हमारे, उसमें चंद एक बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हर बंदे को अपनी सामने रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैं खा रहा हूं वो क्या है, उसके अंदर मोटे मोटे अज्जा क्या है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स ही खाता जा रहा हूं, प्रोटीन ही खाता हूं, एक ही तरह की फूड खाता जा रहा हूं, तो मैं मोटापे का शिकार हो जाऊंगा, मैं ओबेज हो जाऊंगा। और ओबेसिटी या मोटापा जो है तमाम बीमारियों की मां है। मुझे ये इंश्योर करना है कि मैं क्या फ्रूट्स भी खा रहा हूं, क्या वेजिटेबल्स भी खा रहा हूं, क्या मैं दालें भी खा रहा हूं, क्या मैं दूध और उससे बनी अशिया भी खा रहा हूं, क्या मैं थोड़ा सा अपनी फूड में ऑयल और फैट भी शामिल कर रहा हूं, क्या मैं इसमें लेग्यूम्स या पल्सेस या इस तरह की चीजें। यानी मैं कहता हूं कि जो बुनियादी अच्छी खुराक का तस्वुर है वो मतवाजन खुराक का तस्वुर है, और वो भी साफ हो। मतवाजन खुराक का मतलब सिर्फ ये है कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स खाएं। अल्लाह पाक ने इस कायनात के अंदर कितनी किस्म की फूड पे आपके सामने हजारों तरह, बिल्कुल ऐसे। इसको बनाने का एक गंदम ही अल्लाह पाक बना देते, हम वही खाए जाते और जिंदा रह जाते। हम जिंदा ही नहीं रह सकते थे। हमारे लिए अल्लाह ने एक तरफ वेजिटेबल्स की एक लंबी रेंज बनाई है, उसमें कोई आपको पीली वेजिटेबल, कोई सफेद है, कोई ऑरेंज है, कोई किसी। ये जो इनके कलर्स हैं ये डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट केमिकल्स हमें फराहम करते हैं जो हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स देखें कि आपको अनार एक तरफ नजर आ रहा है, सेब नजर आ रहा है, आपको किन्नू नजर, इसमें अपना अपना अज्जा का एक खजाना है जो सिर्फ उन्हीं से मिलता है। मेरा मतलब यह है कि एक तो मैं ये समझता हूँ कि इस फोरम से मैं अपने आवाम को या अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अपनी खुराक को कम करें, एक तरह की, और वैरायटी ऑफ फूड्स खाएं, थोड़ी थोड़ी खुराक सारी अपने टेबल के ऊपर रखें और खाएं। दूसरी बात यह है कि ये इंश्योर करें कि वो खुराक महफूज है जरासीमों से। अब एक बात आप नोट कर लीजिए डॉक्टर साहब, आपको नॉलेज में होगा कि एक तो इस तरह के जहर होते हैं जो हमारी खुराक में बाहर से आ रहे हैं, एक इस तरह के जहर होते हैं जो कुदरती तौर पे खुराक के अंदर मौजूद होते हैं। हमें इन दोनों तरह के जहरों से बचना है और अपनी खुराक को बचाना है। अब आप देखें, एक तरह आपके जरासीम हैं, माइक्रोब्स हैं जो आपकी खुराक पे हर वक्त हमला करते हैं जो ही आप खुराक को रखें। दूसरा, इस वक्त आपके जो पेस्टिसाइड्स हैं, आपके जो दूसरे टॉक्सिन्स हैं, वो खुराक में कहीं ना कहीं से शामिल हो रहे हैं, और ये कैंसर की बुनियादी वजह जो है इस वक्त आप डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं कि कैंसर की रिसर्जेंस हो रही है, दोबारा से कैंसर बढ़ रहा है, इसके केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि हमारी खुराक जो है वो उन अज्जा से पाक नहीं है जो कैंसर पैदा करते हैं। तो इस हवाले से मैं पैगाम ये देना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी है, और हमारा इसका आज की वर्ल्ड फूड सेफ्टी का जो थीम है बुनियादी, जिसपे पूरी दुनिया में वो है कि सेफ फूड बेटर हेल्थ। अगर आपकी फूड सेफ है, महफूज है जरासीमों, तो आप अच्छी सेहत का तस्वुर कर सकते हैं,
खुराक के बगैर आप अच्छी सेहत का तस्वुर कभी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो है कि आप आजकल वैसे हम जिस तरह बात कर रहे थे मिलावट शुदा चीज़ें हैं, जैसे सब्जियां और हमारे फल हैं वो केमिकल उन पे बहुत ज़्यादा, और जिस तरह गंदे पानी से सब्जियां तैयार की जा रही हैं वो भी हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं। तो कोशिश करना है कि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा सर, जिस तरह अभी मैचेस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं तो उसके साथ ये भी बताएं हमें कि एक अच्छे बैट्समैन के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे बना जा सकता है? बहुत सारे हमारे ऐसे घरों में बच्चे भी हैं। बात बेटा है डेडिकेशन, कंटिन्यूसली डेडिकेटेड और परसिवरेंस जिसको कहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग। अब आपको एक बात बताऊं, मतलब क्रिकेट के हवाले से अगर कोई क्रिकेटर देख रहे हैं तो वो मेरी बात समझेंगे कि जब आप एक आम आदमी को हाथ में बल्ला दे के आप खड़ा कर दें और उसको बॉल कराएं, उससे कहें शॉट मारो, तो पहली जो शॉट मारता है ना, ये आपका एक नेचुरल है, वो ऑन साइड पे खेलता है, अपनी लेग साइड की तरफ खेलता है जी। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है हर बंदे का। जो अगेंस्ट डेट खेलना होता है वो फिर बैट्समैन को बैट्समैन बनाता है, जो आप अपनी इसमें कहते हैं ड्राइव्स और ऑफ साइड के ड्राइव्स। अभी कभी आप सोशल मीडिया पर जाएं, यूट्यूब पे जाएं ना, तो आजकल वो बाबर आजम के ना कुछ कवर ड्राइव्स वो दिखाते हैं कि द बेस्ट पॉसिबल कवर ड्राइव्स ऑफ लास्ट 15 इयर्स विच हैड बीन प्लेड बाय बाबर आजम। और अब वो देखें तो वाकई यू विल फील लाइक आर्टिस्ट। अभी मैं यहाँ मोहम्मद यूसुफ की मिसाल दूंगा कि मतलब ही वॉज अ बैट्समैन, जब वो खेल रहा होता था ना, अब ऐसे लगता था कि दुनिया का तेज तरीन बॉलर भी अगर उसको बॉल करवा रहा है ना, तो वो लगता था कि वो तेज बॉल नहीं कर रहा, मतलब उसके पास एक बड़ी एफर्ट्सलेस ईज थी। उसको, मुझे रमीज राजा के लफ्ज हैं, वो उसे कहता था ही शोज अ लेजी एलिगेंस थी उसमें, को लगता था तो ढीला था लेकिन इतनी खूबसूरत वो शॉट्स खेलता था। सेम इज ट्रू फॉर इंजमाम। अब उसके पास बहुत सारा, इवन फास्ट बॉलर को खेलते हुए उसका बहुत सारा टाइम होता था, उसे जज कर लेता था। बैट्समैन बनने के लिए बेटा सबसे बड़ी चीज है मेहनत है। आप अपने कॉज के साथ परफेक्ट हो, फिजिकली फिट हो, बिकॉज बल्ला लेके विकेट पे झुक के खड़े होना फॉर 2.5 आवर्स और 6 आवर्स और बॉलर को फेस करना, डेट नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड लॉट्स ऑफ मेंटल फिटनेस। बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा होती है। जब आप खेल रहे होते हैं ना, हमें तो टीवी पे आवाज नहीं आ रही होती, जो साथ पीछे स्लिप में दाएं बाएं खड़े होते हैं ना, प्रैक्टिकली वो गालियां भी दे रहे होते हैं आपको, वो आपको टीज भी कर रहे होते हैं। वो बड़ा प्रेशर होता है। वो लेकिन बॉल आई ना, आपसे नहीं खेलेगी, जो बिल्कुल पीछे वाला ना वो कहेगा अन्ना है ना, नहीं नजर आई ना तेनू, ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मतलब अब वो जो खड़ा होता है ना उसके ये आपको एक्चुअलिटी बता रहा हूँ, जो कि इंटरनल वो बातें चल रही होती हैं। मतलब हर तरफ से आपको प्रेशर मिल रहा होता है, लेकिन आपने खेलना होता है। तो मेंटली आप जितने स्ट्रांग होते हैं ना, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ता है। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें अभी ऐसी रह गई जो आपसे करनी थी, लेकिन टाइम हमारे पास जो है वो बहुत मुख्तसर सा है। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।